बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक डाल लेता हूँ, समांतर श्रेणी। या इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको एपी बोलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी जो हमारा टॉपिक है आज का, बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं कुछ लिस्ट ले लेता हूँ नंबर्स की, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देखिए, इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। कैसे? 4 और 2 के बीच का अंतर भी 2 है, 6 और 4 के बीच का अंतर भी 2 है, 8 और 6 का अंतर भी 2 है। मतलब 2 क्रमागत नंबर्स के बीच का अंतर जो है ना, वो बराबर है। इसके और इसके बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 8 और 10 के बीच का अंतर 2। ठीक है, मैं इसी तरह की एक और लिस्ट लेता हूँ नंबर की, जिसको हम सीक्वेंस भी बोलते हैं। एक और सीक्वेंस ले लेता हूँ, जैसे 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। अब इसमें हमें क्या लग रहा है? देखिए, इसमें हमें ये लग रहा है कि अगर मैं 100 में से 30 घटा दूँ तो मुझे 70 मिलेगा, 70 में से 30 घटा दूँ तो मुझे 40 मिलेगा, 40 में से 30 घटा दूँ तो मुझे 10 मिलेगा। मतलब 2 क्रमागत नंबर्स के बीच का अंतर 30 है। ठीक है, यहाँ भी 30 का अंतर है, यहाँ भी 30 का अंतर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर, देखिए, मैं इसी में ही ले रहा हूँ। 100 में से मैंने 30 घटाया, 70 मिला। ठीक है, और 70 में से मैंने 30 घटाया तो 40 मिला। लेकिन इसमें मैं अगर 2 में ये 2 जोड़ता हूँ तो मुझे 4 मिलता है, 4 में ये 2 जोड़ता हूँ तो मुझे 6 मिलता है। ठीक है, 6 में ये 2 जोड़ता हूँ तो 8 मिलता है। ठीक है, अब इस प्रकार की जो हमारी सूची है उसको हम बोलते हैं एपी। तो एपी क्या है हमारी? कि नंबरों की ऐसी सूची या नंबरों की ऐसी लिस्ट जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ एपी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एपी क्या होता है? यस, इसको समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ मैं। समांतर श्रेणी ये क्या होती है? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें दो क्रमागत का मतलब लगातार। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, ऐसी सूची को हम बोलते हैं एपी।
मतलब वो समांतर श्रेणी है। समांतर से भी हमें पता चल रहा है, समांतर जो है दो शब्दों से मिलके बना है, समान जमा अंतर। यहां से भी हमें पता चल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, वो होगी हमारी समांतर श्रेणी, वरना नहीं होगी। अब समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फाइनाइट, मतलब परिमित। तो समांतर श्रेणी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। समांतर श्रेणी जो है ना, वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको एक बता रहा हूँ। वैसे समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। एक तो फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। मतलब जिसमें सीमित संख्याओं, इसमें संख्याएं सीमित होती हैं, इसमें असीमित होती हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ एक नंबरों की लिस्ट लिख रहा हूँ, 1 3 5 7 9, और दूसरी मैं लिख रहा हूँ 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए यहाँ जो ऊपर मैंने एक सीक्वेंस लिखी है, इसमें सिर्फ मेरे पास 5 संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें मुझे आखिरी संख्या का भी पता है, 9 है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाली सीक्वेंस है, इसमें मुझे आखिरी संख्या का पता नहीं है। इसमें अपरिमित संख्याएं हैं, असीमित संख्याएं हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें हमें आखिरी संख्या का पता नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिख ली, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए, जो हमारी इसको जो पहली संख्या है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और इसको हम दिखाते हैं ए से या A1 से। ठीक है, ए से भी दिखाते हैं, A1 से भी दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब A1 का मतलब पहला पद, और दूसरी जो संख्या है इसको हम A2 से दिखाएंगे, ये हमारा दूसरा पद हो गया। 5 हमारा ये तीसरा पद है, इसको A3 से दिखाएंगे। 7 जो है हमारा चौथा पद है, इसको A4 से दिखाएंगे, और 9 हमारा पांचवा पद है, इसको A5 से दिखाएंगे, और इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो पहला पद है A1 है, और जो दूसरा पद है 3, ये 3 कैसे बना है? पहले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ी है 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो तीसरा पद है वो कैसे बनी है? दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जुड़ी है 2। ठीक है, तो मैं इसको 3 जमा 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे पद में, तीसरे पद में निश्चित संख्या जोड़ने के बाद हमें चौथा पद मिल गया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5 जमा 2, और इसको लिख लेता हूँ 7 जमा 2। देखिए, इस प्रत्येक संख्या में 2-2 का अंतर है। और दूसरा पद हमें कैसे मिला है? जब हमने पहले पद में जो हमारा अंतर है वो जोड़ दिया है। ठीक है, और इसी तरह से हमें तीसरा पद मिला है, जब दूसरे पद में हमने निश्चित संख्या जो हमारा अंतर है 2, वो हमने जोड़ा, तब हमें मिली है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद है हमारा A या A1 1,
और जो दूसरा पद है वो हमें कैसे मिला है? पहले पद में, पहला पद 1 था ना, उसमें जब हमने 2 जोड़ा, ठीक है। तीसरा कब मिला हमें? तीसरा पद जब मैंने तीसरा पद कब मिला? जब मैंने दूसरे पद में 2 जोड़ा, तो A2 जमा 2, ठीक है। और चौथा पद कब मिला? मैंने जब तीसरे पद में 2 जोड़ा, ठीक है। और इसी प्रकार से मुझे पांचवा पद मिला जब मैंने चौथे पद में 2 जोड़ा, ठीक है। ये 2 क्या है? हमारी निश्चित संख्या है। और निश्चित संख्या ये कहाँ से आई? ये 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो अंतर है ना, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से दिखाते हैं और ये है हमारा 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? जो 2 क्रमागत, मतलब आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाएंगे और वो जो अंतर आता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको हम दिखाते हैं डी से। देखिए, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, मतलब आगे वाली संख्या में से पीछे वाली जो संख्या घटाएंगे वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। उसको सार्व अंतर भी बोलते हैं, उसको हम डी से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखिए इसको मैंने क्या लिखा? A2 बराबर है A1 प्लस 2। A1 को मैं A भी लिख सकता हूँ, तो मैं A और 2 को क्या लिखूंगा? D। A जमा D, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा? A2 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 2 या A प्लस D, और इस 2 की जगह मैं एक D और लिख देता हूँ, ठीक है। A3 की जगह मैं क्या लिखूंगा? देखो, A3 की जगह मैं ये लिख लूंगा A जमा D, और इस 2 की जगह क्या लिखूंगा? D, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। और उसके बाद A4 की जगह मैं क्या लिखूंगा? A4 की जगह मैं ये सारी लिख लूंगा A जमा D, और इस 2 की जगह मैं D लिख लूंगा। देखिए हमें क्या प्राप्त होता है? ये तो हो गया हमारा A, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, ये तो हमारा A है, ये है हमारा A जमा D, ये है हमारा A जमा 2D, ये है हमारा A जमा 3D, ये है हमारा A जमा 4D, और इसी प्रकार से सो ऑन। अब देखिए, जो हमारा पहला पद था वो था हमारा A1 हो गया, ठीक है। दूसरा पद A2, तीसरा पद, अब देखिए A2 जो है, A2 किसके बराबर आया है? यहाँ देखिए A जमा D के, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ 1 D है, और A3 किसके बराबर आया है? A जमा 2D के। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2D है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D है, देखिए, ठीक है। अगर हमारे पास, ये तो हो गया चौथा पद, अगर मुझे निकालना हो nवां पद तो क्या होगा? तो हम इसको nवें पद को हम an से दिखाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? n से 1 कम, यहाँ जैसे 4 से 1 कम है, 3 से 1 कम है, यहाँ पे लिखेंगे a जमा इससे 1 कम n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये जो है हमारी जनरल टर्म है, इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जनरल टर्म रहेगी और ये हमारा मास्टर फार्मूला भी रहेगा। तो हमारा मास्टर फार्मूला क्या हुआ? A n बराबर है A प्लस
n-1 इंटू डी, और इसको हम लिखेंगे जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म हमारी क्या हो गई, ए एन बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप लोगों को याद रखना है और इसी से ही हम सभी सवाल हल करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं क्या कहता है ये। अभी तक जो हमने सीखा है उसमें क्या विशेष बात आई है कि अगर दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। इस रिजल्ट को भी आपने याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब ये हमें स्थितियां दी हुई हैं, इसमें जो हमें संख्याएं मिलेंगी, हमें ये बताना है कि ये संख्याओं की जो सूची आएगी वो हमारी एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। किसी व्यक्ति ने कोई टैक्सी किराए पे ली है और टैक्सी वाला कहता है कि जब मैं पहला किलोमीटर चलूँगा, प्रथम किलोमीटर चलूँगा तो आपको किराया लगेगा 15 रुपये, और उसके बाद जितने किलोमीटर मेरी टैक्सी चलेगी प्रत्येक किलोमीटर का किराया होगा 8 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ जैसे मान लिया यहाँ टैक्सी है और टैक्सी हमारी जा रही है। ठीक है, जो पहला किलोमीटर चली टैक्सी उसका किराया हो गया 15 रुपये। ठीक है, जो दूसरा किलोमीटर चलेगी यहाँ से यहाँ तक, इसका किराया रहेगा 8 रुपये, और जो तीसरा किलोमीटर चलेगी उसका किराया रहेगा फिर 8 रुपये। मतलब प्रत्येक किलोमीटर का किराया रहेगा 8 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जब टैक्सी यहाँ से यहाँ जाएगी तो किराया 15 रुपये, जब टैक्सी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 15 तो ये लगेंगे और 8 ये लगेंगे, तो किराया हो गया 23 रुपये। और जब टैक्सी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो किराया हो जाएगा 23 प्लस 8 31 रुपये, और जब 1 किलोमीटर और आगे जाएगी टैक्सी तो इसका किराया हो जाएगा 31, तो यहाँ तक लगे थे, और 8 रुपये ये लगेंगे तो 39 रुपये। 31 जमा 8 39 रुपये। इस प्रकार से हमें संख्याओं की सूची प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। प्रश्नानुसार टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर है 15 रुपये। ठीक है, टैक्सी का 2 किलोमीटर का, अब यहाँ तक आई है टैक्सी तो 2 किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा हमारा 15 जमा 8 23 रुपये। टैक्सी का 3 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 23 जमा 8 31 रुपये। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, टैक्सी का 4 किलोमीटर का
31 जमा 8 रुपये और जुड़ जाएंगे तो हमारा हो गया 39 रुपये। ठीक है, तो अब संख्याओं की सूची क्या हुई? संख्याओं की सूची बना लेते हैं। हमारे पास आ गई, पहली संख्या आ गई 15, दूसरी संख्या आ गई 23, तीसरी संख्या आ गई 31 और चौथी संख्या आ गई 39 और इस प्रकार से आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पहला पद है A1, ये हो गया हमारे पास 15, A2 हो गया 23। अब हमें ये बताना है क्या ये AP है। A3 हो गया हमारे पास 31, A4 हो गया हमारे पास 39। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम सबसे पहले इनका D निकालेंगे, सारवंतर। तो सारवंतर निकालिए, सारवंतर सारवंतर D होता है, मैंने पहले बताया है। और ये कैसे निकलता है? अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा देते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 है हमारा 23 माइनस 15 बराबर है 8। एक बार D फिर निकालते हैं, A3 माइनस A2 कर लेते हैं। तो A3 क्या हुआ? 31 माइनस A2 23, ये भी हमारा 8 हो गया। एक बार D फिर निकाल लेते हैं, A4 में से A3 करके देख लेते हैं, माइनस A4 माइनस A3, तो A4 है हमारा 39 माइनस 31, ये हो गया हमारे पास 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और मैंने बताया है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो AP है, वो सूची AP है। तो हम लिखेंगे संख्याओं की यह सूची AP है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करता है। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यहाँ देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है उसमें हवा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कोई हमारे पास सिलेंडर है, उसमें हवा है और कोई पंप है। अगर हम उसको एक बार पंप करें तो वो जितनी हवा है ना उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो हम मान लेते हैं, माना बेलन का आयतन या बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितनी होगी? उसके आयतन के बराबर होगी, जितना उसमें आयतन होगा। ठीक है, वो हम V मान लेते हैं। कोई बेलन है, बेलन में हवा तो होगी। ठीक है, तो जितनी उसका आयतन होगा ना उतनी उसमें हवा होगी, तो हमने उसका आयतन मान लिया V। ठीक है, तो जब पहली बार पंप करता है तो उसमें से कितनी हवा निकलती है? इसका 1/4। तो हम लिखते हैं पहली बार पंप करने के बाद निकली हवा, कितनी हवा निकली? जो हमारे पास पहले थी उसका चौथा हिस्सा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चौथा हिस्सा मतलब 1/4। तो V/4 ये हवा निकल गई, तो शेष हवा क्या बची? शेष हवा
पहले इतनी थी v, इसमें से v/4 निकल गई तो हमारे पास बच गई v माइनस v/4। ठीक है, ये हमारे पास शेष बच गई। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ 4 आ गया, 4 को हम v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v माइनस, तो यहाँ पे v रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो v बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बच गया 3v/4। ठीक है, अब हमारे पास शेष ये बच गई। दूसरी बार जब उसने पंप किया तो ये जो हमारी शेष हवा बची है ना, इसका 1/4 हवा निकल जाती है। तो दूसरी बार लिखेंगे, दूसरी बार पंप करने के बाद निकली हवा कितनी, इसका 1/4, 3v/4 इंटू 1/4, 1/4 इसकी निकल गई तो ये कितनी हो गई, 3v/16। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल गई थी, हमारे पास ये 3v/4, इसमें से ये निकल गई तो शेष कितनी बची, शेष हवा 3v/4 माइनस 3v/16। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। आपको एलसीएम लेना आता है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 16 1 जा 16, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v, तो ये हमारे पास बच गया 9v/16। ठीक है, शेष हवा हमारी इतनी बच गई। अब तीसरी बार पंप किया है अगर उसने, तो क्या हुआ है, तीसरी बार पंप करने के बाद निकली हवा, जब उसने तीसरी बार पंप किया है तो जो हमारी शेष हवा बची है इसका 1/4, 9v/16 इंटू 1/4, ये हमारी हवा निकल गई। 9v/16 से 4 जा 64, 9v/64, ये हमारी हवा निकल गई। तो अब शेष हवा कितनी बची, तो यहां मैं लिखता हूं शेष हवा। देखिए हमारे पास हवा बची थी कितनी, हवा बची थी हमारे पास 9v/16 और इसमें से 9v/64 निकल गई। तो 9v/16 में से 9v/64 घटा देंगे, एलसीएम लेते हैं। 64 एलसीएम आ गया, 16 4 जा 64 होता है, 4 9 जा 36, 36v माइनस 64 एकम 64 माइनस 9v, 36 में से 9 गए 27v/64। ठीक है, ये हमारे पास शेष हवा बच गई। अब देखिए उसने कहा है कि जो हमारे पास संख्याएं बची हैं या जो हमारे पास हवा बची है, जितनी मात्रा में बची है, अगर हम उसकी सूची बनाएं तो क्या वो एपी है, देखते हैं। हमारे पास पहली बार हवा थी ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, दूसरी बार हवा बची है हमारे पास ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। तीसरी बार हवा बची है हमारे पास तो ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। जो शेष हवा बचती है ना वही हमारी टर्म बनेगी। ठीक है, और चौथी बार हमारे पास हवा बची है तो ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई। ठीक है, तो अब हम इसकी सूची बना लेते हैं। तो सूची बना लेते हैं। सूची क्या बनी,
वी, A1 है हमारा V, A2 है हमारा 3V/4 और थर्ड टर्म है हमारी 9V/16, ये हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी 9V/16 और फोर्थ टर्म है हमारी 27V/64। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्या ये हमारी AP है, तो देख लेते हैं AP है या नहीं है। तो देखिए, उसको देखने के लिए हमें D चाहिए और D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 3V/4 में से V घटाएंगे, तो 3V/4 माइनस V, तो हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, 4 LCM आ गया 3V माइनस 4V। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो 3V माइनस 4V माइनस V/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास D ये आया, कंफर्म करने के लिए हम A3 माइनस A2 और करके देखते हैं। A3 माइनस A2 ये क्या होगा, 9V/16 माइनस 3V/4। ठीक है, इसका भी LCM ले लेते हैं, 16 LCM आ गया, तो 16 एकम 16, एक को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9V माइनस 4 चौक 16, 4 दिए 12V, 9V माइनस 12V माइनस 3V/16। देखिए, इस D में और इस D में अंतर आ गया है, ये और ये सेम तो नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP नहीं है। ठीक है, और आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा यहीं पे अंतर आ रहा है, ये सेम नहीं आ रही है, तो आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ स्पष्ट है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बराबर नहीं है, अतः यह सूची AP नहीं है। ठीक है, ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे तीसरे पार्ट में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब किसी ने कुआं खुदवाया है तो जो पहला मीटर कुएं की खुदाई होगी उसकी लागत तो 150 रुपये लगेगी, उसके बाद जितने मीटर कुएं की खुदाई होगी प्रत्येक मीटर के 50 रुपये लगेंगे। इस सवाल का अर्थ ये है। तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या संख्याएं आती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो प्रथम मीटर कुएं की खुदाई
का खर्च कितना आया, 150 रुपये। ठीक है, अब 1 मीटर की और खुदाई करेंगे तो 50 रुपये और लगेंगे, तो 2 मीटर खुदाई का खर्च कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, 200 रुपये। ठीक है, 3 मीटर खुदाई का खर्च कितना होगा, 50 रुपये और जुड़ जाएंगे, 200 प्लस 50, 250 रुपये। ठीक है, और 4 मीटर खुदाई का खर्च कितना आ जाएगा, 250 और 50 रुपये और लग जाएंगे, तो 300 रुपये खुदाई का खर्च आएगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्याओं की सूची क्या बनी, संख्याओं की सूची, एक संख्या 150 है, दूसरी संख्या आई है 200, तीसरी संख्या आई है 250 और चौथी संख्या है 300, और इस प्रकार से आगे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है डी। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। तो डी कैसे निकलता है, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाते हैं, तो A2 माइनस A1। ठीक है, 200 माइनस 150 बराबर है 50। एक और निकाल कर देख लेते हैं, A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 250 माइनस 200, यहाँ भी हमारा 50 आया। ठीक है, एक और भी देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए, A4 माइनस A3 कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 300, A4 है हमारा 300 माइनस A3 250, यहाँ भी हमारा 50 आ रहा है। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सार अंतर बराबर है, इसलिए यह सूची AP है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या करता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें मिश्रधन की सूची बनानी है। उसने जमा कितने करवाए हैं, 10,000 रुपये, हमारा प्रिंसिपल है 10,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो देखते हैं प्रत्येक वर्ष में कितना मिश्रधन आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मूलधन है हमारा, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, P से दिखा लेते हैं इसको। ठीक है, ये है हमारा 10,000 रुपये, और दर है हमारी, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इसको R से दिखा लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा 8%। ठीक है, तो हमें मिश्रधन निकालना है। अगर हमारा समय है 1 वर्ष, पहले वर्ष का मिश्रधन, तो हमें यहाँ लिख लेते हैं, या 1 साल बाद, 1 साल बाद मिश्रधन कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है P
इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इसकी पावर टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 और इसकी शक्ति समय। ठीक है, अब 1 साल बाद निकाल रहे हैं तो समय तो हमारा 1 साल है। ठीक है, मूलधन हमारा है 10,000 रुपये। ठीक है, गुणा 1 जमा दर है हमारी 8% बटे में 100 और इसकी शक्ति है समय 1 वर्ष। ठीक है, तो मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 25 100, तो 10,000 गुणा में 1 जमा 2 बटे 25 और इसकी शक्ति 1, 10,000 गुणा 25 एकम 25 जमा 2, 27 बटे 25 की शक्ति 1। ठीक है, अब 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? 2 वर्ष बाद मिश्रधन। ठीक है, तो मूलधन है हमारा 10,000, 1 जमा 8 बटे 100 और इसकी शक्ति अब 2 हो जाएगी। ठीक है, समय हमारा 2 वर्ष है, तो ये हो जाएगा 10,000, 1 जमा यहाँ से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 100, तो 1 जमा 2 बटे 25 और इसकी शक्ति 2, 10,000, 25 एकम 25 जमा 2, 27 बटे 25 और इसकी शक्ति 2। ठीक है, अब 3 वर्ष के बाद क्या होगा? वही मूलधन है। ठीक है, मूलधन है हमारा 10,000 रुपये, 1 जमा दर हमारी 8% है बटे में 100 और उसकी शक्ति समय, समय है हमारा 3 वर्ष। तो अब यहाँ पे 10,000, इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 100, तो ये हो जाएगा 27 बटे 25 और उसकी शक्ति 3। अब हमारे पास 3 टर्म आ गई हैं मिश्रधन की, एक तो ये, एक ये और एक ये। मैं इनको लिख लेता हूँ। तो जो हमारी सूची बनी है, सूची बनी है वो है हमारी 10,000, 27 बटे 25 की शक्ति 1, 10,000, 27 बटे 25 की शक्ति 2, 10,000, 27 बटे 25 की शक्ति 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10 4 तो सब में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अंतर आ रहा है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, क्या ये और ये बराबर है? देखिए, मैं अगर यहाँ पे 3 की शक्ति 1 लेता हूँ, मैं इसको 3 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लेता हूँ 3 की शक्ति 2, यहाँ मैं लेता हूँ 3 की शक्ति 3, तो ये 3 की शक्ति 1 का मतलब है 3, 3 की शक्ति 2 का मतलब है 9, 3 की शक्ति 3 का मतलब है 27। देखिए, ये इससे 3 गुना है, ये इससे 3 गुना है, तो यहाँ देखिए क्या ये अंतर बराबर है? 9 माइनस 3 6, 27 माइनस 9 18। क्या ये अंतर बराबर है? नहीं है। इसका मतलब है कि इनके बीच का अंतर भी बराबर नहीं है।
हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बताना होता है, वो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको 3 माना है, तो 3 की शक्ति 1, 3 की शक्ति 2, 3 की शक्ति 3। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये 3 आ गया, ये 3 की शक्ति 2 है तो 9 आ गया, 3 की शक्ति 3 है तो 27 आ गया। इनके बीच का जब मैंने अंतर देखा तो इनके बीच का अंतर 6 है, इनके बीच का अंतर 18 है। तो इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह सूची एपी नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को विश्राम देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।